Hello everyone, hope you're doing great. So today's topic is going to be on daily current affairs which is from the 5th to 7th of January 2025 and इन दिनों में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So first question is the Polavaram project is an under construction multi-purpose irrigation project on which river. तो ये जो है ये पोलावरम प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस रिवर पर बनाया जा रहा है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा गोदावरी रिवर. ओके, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि बनाया जा रहा है गोदावरी रिवर पर विच इज़ इन एलूरू डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश. ओके, तो ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये लेटेस्ट अभी न्यूज़ में है जो कि है आंध्र प्रदेश में. किस डिस्ट्रिक्ट में? एलूरू डिस्ट्रिक्ट में. ओके, जो कि बनाया जा रहा है गोदावरी रिवर पर. एंड ये जो पोलावरम डैम है ये जो है ये 129 फीट टॉल है. एंड ये जो गोदावरी रिवर है आपको पता ही होगा इसे दक्षिण गंगा और साउथ गंगा के नेम से भी जाना जाता है. इसके बारे में आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में. तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लीजिए. तो ये जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश का मैप है. तो यहाँ पे ये जो रिवर जा रही है कौन सी रिवर थी? गोदावरी रिवर पर है ये. ओके, एंड यहीं पर ये पोलावरम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. यहाँ पे आप और डिटेल में देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश का मैप है. यहाँ पे ये पोलावरम राइट कैनाल. ओके, तो यहीं पर इसको बनाया जा रहा है ऑन द रिवर गोदावरी. ओके, नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये. ओके, ये सारे पॉइंट्स. दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम टू एड्रेस द वाटर स्कैर्सिटी, बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड जनरेट पावर. तो ये जो है ये वाटर की कमी होने से बचाएगा, बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एंड जनरेट करेगा पावर को. एंड ये फैला हुआ है डैम अबाउट 1.2 किलोमीटर हैविंग अ पायर हाइट ऑफ 54 मीटर एंड अ टोटल ऑफ 48 रेडियल गेट्स. ओके, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस पोलावरम प्रोजेक्ट का? इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रॉस इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ 4,36,825 हेक्टेयर. ओके, एंड ये प्रोजेक्ट बनने के बाद ये जनरेट करेगा 960 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू अ पॉपुलेशन ऑफ 28.50 लाख इन 611 विलेजेस. ओके, तो आंध्र प्रदेश में जो विलेजेस हैं टोटल 600 विलेजेस में ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, सप्लाई प्रोवाइड करेगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा पॉपुलेशन को. एंड ये जो डैम है ये हेल्प करेगा मैनेज करने में फ्लड वाटर्स को, जो भी गोदावरी रिवर के जरिए जब भी फ्लड आता है तो उसको मैनेज करेगा ये एंड रिड्यूस करेगा रिस्क टू नियर बाय कम्युनिटीज. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटेड टू द बैकग्राउंड ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट. ठीक है, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये कब स्टार्ट किया गया था बनाना. ओके, तो ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है इसका जो आइडिया दिया गया था फर्स्ट टाइम बनाने के लिए वो दिया गया था इन द ईयर 1941 में. तो ये जो आइडिया दिया गया था ये दिया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा. ओके, तो फिर इसकी स्टार्टिंग कब की गई, इसकी फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई? तो इन द ईयर 1980 में जो चीफ मिनिस्टर थे तब के टाइम में आंध्र प्रदेश के थे वो थे टी अंजय्या. उन्होंने ही इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी पोलावरम प्रोजेक्ट की. एंड फिर 2004 में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर थे तब YS राजशेखरा रेड्डी. तो उस टाइम में ये चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के. तो 2004 में इन्होंने इसका भूमि पूजन किया फॉर द प्रोजेक्ट विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अबाउट 10,152 करोड़. ओके, फिर 10 साल बाद क्या हुआ, 2014 में इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको बनाना स्टार्ट किया गया अंडर द चीफ मिनिस्टर एंद्र चंद्रबाबू नायडू. तो 2014 में जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के एंद्र चंद्रबाबू नायडू जी थे, तो उन्हीं के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया 2014 में. फिर 2018 में एन चंद्रबाबू नायडू ही सीएम थे. इन्होंने इसका फर्स्ट क्रेस्ट गेट ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट का अनवील किया. ओके, तो ऐसे करके ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है एंड इसके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए. फिर आप सोच रहे होंगे जब इसका आइडिया रख दिया गया था 1941 में एंड भूमि पूजन भी कर दिया गया था 2004 में, तो इतने साल कहाँ चले गए, इसको ये बना क्यों नहीं अभी तक? तो ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये अभी तक इसलिए नहीं कंप्लीट हो पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल हर्डल्स, environmental issues, interstate river water disputes, and lack of clarity between the central and state governments regarding the financing of the project have led to the delay of this prestigious project.
ओके, तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू पोलावरम प्रोजेक्ट. So our next question is methylcobalamin, which was recently seen in news, is activated form of which vitamin? तो ये जो मिथाइलकोबालामिन है ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, तो ये किस विटामिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव है? तो आर करेक्ट आंसर इज विटामिन B12. ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है इसके यूज़ का, द यूज़ ऑफ मिथाइलकोबालामिन. इसका फॉर्मूला ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच इज़ एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन B12. ओके, तो ये जो है ये विटामिन B12 में पाया जाता है एंड ये स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम अदर B12 फॉर्म से एंड ये कंटेन करता है ए मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू अ कोबाल्ट एटम. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा एंड ये दूसरे विटामिन B12 के जो फॉर्म होते हैं उनसे ये डिफरेंट है एंड ये जो है ये पाया जाता है इन द सप्लीमेंट्स एंड द फूड सोर्सेज लाइक फिश, मीट, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ओके, तो इन प्रोडक्ट्स के आप नेम याद रखिएगा जिसमें ये विटामिन B12 पाया जाता है और उसके अंडर ये मिथाइलकोबालामिन पाया जाता है. एंड ये जो विटामिन B12 जो होता है ये एसेंशियल होता है फॉर DNA सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में. ओके, एंड जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या कॉज करती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे, सीवियर हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं, ऑफर रिक्वायरिंग सप्लीमेंटेशंस. एंड ये जो है विटामिन B12 ये सपोर्ट करता है वाइटल फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू मिथाइलकोबालामिन विच इज एक्टिवेटेड इन विटामिन B12. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च द लड़की बहन स्कीम. तो ये लड़की बहन स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. तो ये जो स्कीम है ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी इन जून 2024. बट ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है लड़की बहन स्कीम, यहाँ पे हम जान लेते हैं डिटेल में. तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज टैकलिंग कंप्लेंट्स अबाउट द फेक बेनिफिशरीज इन लड़की बहन योजना. तो रिसेंटली देखा जा रहा है इस योजना के अंडर कुछ फेक लोग भी आ रहे हैं ताकि उसका ये लाभ उठा पाएँ. तो जैसे कि औरतें हैं कुछ, उसमें फेक बन के ये दिखा रही हैं कि हमें भी इसका लाभ उठाना है लड़की बहन स्कीम का, जिसके अंडर उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं बट वो फेक बेनिफिशियरीज हैं जो कि इनएलिजिबल हैं. ओके, तो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं. तो ये रिसेंटली अभी वेरीफाई किया गया है डेटा को विद द इनकम टैक्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके अंडर ये फेक बेनिफिशियरीज को देखा गया है रिलेटेड टू लड़की बहन योजना. ओके, सम विमेन मूव टू अदर स्टेट्स आफ्टर मैरिज. तो इसमें देखा गया है कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इसका लाभ उठा रही हैं अभी भी, बट वो दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गई हैं महाराष्ट्र से किसी और स्टेट में जो कि इनएलिजिबल हो जाती हैं. ओके, तब भी वो इसका लाभ उठा रही हैं, इसलिए उनको फेक बेनिफिशियरीज में काउंट किया जाएगा. बट रिसेंटली अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ये क्रॉस वेरीफाइंग करेगी एंड रिजॉल्व करेगी इस इशू को विद द असिस्टेंस ऑफ लोकल ऑफिशियल्स. ओके, उसमें देखेगी कौन कौन इसका लाभ उठा रहा है, कौन कौन एलिजिबल है इसके अंडर, कोई फेक है तो नहीं, फेक बेनिफिशरीज अगर हैं तो उनको ये हटा पाएँ. ओके, तो ये कैसे पता चला कि इसमें फेक बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि जो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया था टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन द कंप्लेंट अबाउट बोगस बेनिफिशरीज ऑफ लड़की बहन योजना. मतलब कि यहाँ पे देखा जा रहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कंप्लेंट्स आ रही थी कि कुछ लोग इसमें बोगस बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो कि इनएलिजिबल हैं, फेक बेनिफिशरीज हैं, वो इसका लाभ उठा रहे हैं. इसीलिए वो वेरीफाई करेगी, क्रॉस चेक करेगी ऐसा है या नहीं है विद द असिस्टेंस ऑफ लोकल ऑफिशियल्स. ओके, एंड दे विल वेरीफाइंग द डेटा with the help of income tax and transport departments. Okay, एंड ये जो अनाउंसमेंट किया गया है कि ये वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र की जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं अदिति तटकरे, तो उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है. तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड ये जो स्कीम है ये भी फिर से न्यूज़ में आ जाती है जो कि लॉन्च हो चुकी थी ऑलरेडी. तो जब ये स्कीम न्यूज़ में आ ही गई है तो इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए इन्फॉर्मेशन सारी. ओके, तो हम जान लेते हैं इसके बारे में. ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करती है विमेन को फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से. जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनको ये सपोर्ट करती है विमेंस को विद 1500 पर मंथ. तो इसके अंडर जो गवर्नमेंट है वो सरकार है वो प्रोवाइड करती है विमेंस को, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंडर आती है उन्हें 1500 पर मंथ दिए जाते हैं. एंड ये सिर्फ विमेंस को दिए जाते हैं विद एन एनुअल फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख आर एलिजिबल. तो जो जिनकी भी फैमिली में ये 2.5 लाख से कम इनकम कमाई जा रही है तो ये सिर्फ उसके अंडर उन्हीं को, सिर्फ विमेन को दिया जाएगा उस फैमिली के अंडर 1500 रुपये पर मंथ. ठीक है,
तो रिसेंटली अभी जो बजट अनाउंस किया गया था उसके अंदर ये भी इंक्लूड किया गया कि इनको फ्री एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर फार्मर्स। ओके, तो इसके अंदर ये भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्कीम्स एनुअल कॉस्ट इज 46,000 करोड़, रेजिंग कंसर्न ओवर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो इसकी एनुअल कॉस्ट जो है इस स्कीम की कि ये जो खर्चा कर रही है ये इतने 46,000 करोड़ पे कर रही है। ओके, एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम चलाई है इसका एम रहेगा टू रिड्यूस बेनिफिशियरीज टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन। तो इनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए रहेगा, ये स्कीम का मोटो रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हु इज नॉट एलिजिबल फॉर लड़की बहन योजना। तो कौन कौन इसका लाभ नहीं उठा सकता है, जैसे कि अभी कंप्लेंट्स पे देखा गया तो वो चीज़ आप देख लीजिए। विमेन बिलोंगिंग टू फैमिलीज दैट ओन 4 व्हीलर्स, those who have left the state following their marriages। तो यहाँ पे एक कंप्लेंट देखी गई थी, कुछ महिलाएं अपना स्टेट छोड़ के जा चुकी हैं, महाराष्ट्र से जा चुकी हैं किसी और स्टेट में, बट वो फिर भी इस स्कीम का लाभ उठा रही हैं। तो इसमें कंप्लेंट्स में ये भी पाया गया। तो अगर कोई विमेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर शिफ्ट हो जाती है महाराष्ट्र से तो ये इनएलिजिबल हो जाएंगी, फिर इस स्कीम की भागीदारी नहीं रहेंगी। ओके, एंड और कौन कौन इनएलिजिबल हैं, हुज नेम्स ऑन आधार कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट डू नॉट मैच, एंड जिनका नेम आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में मैच नहीं कर रहा है तो वो महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकती हैं स्कीम का, विल बी डीम्ड इन एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू लड़की बहन स्कीम, जिसको अनाउंस किया गया था इन द मंथ ऑफ जून 2024 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is banded royal butterfly has been spotted in which state recently? तो banded butterfly, banded here simply means stripes। तो ये जो stripes वाली जो butterflies हैं ये अभी पाई गई हैं किस स्टेट में, तो इनका नेम रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं banded royal butterfly, जो रिसेंटली देखी गई हैं त्रिपुरा में। ओके, त्रिपुरा में कहाँ पे, बिलासगढ़ टाउन में। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये अभी न्यूज़ में देखी गई है। तो त्रिपुरा ने रिसेंटली रिकॉर्ड किया है अ माइलस्टोन इन बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन विद द फर्स्ट एवर रिकॉर्डिंग ऑफ द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम ये है, आप देख सकते हैं, रचना जलेंद्रा इंद्रा। ओके, ये एक रेयर स्पीशीज है इन द स्टेट इन द सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन बिलासगढ़ टाउन ऑफ त्रिपुरा। ओके, तो ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई हैं ये बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। तो ये न्यूज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। तो ये लीगली प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट 1972। ओके, इट इज़ अ लिंसेडेड बटरफ्लाई। लिंसेडेड मीन्स कहाँ ये ज़्यादातर पाई जाती हैं, नेटिव किस किस एरिया में है ये। So it is mainly found in South and Southeast Asia, including forest in Northeast Asia. Okay, and इसकी 3 species हैं जो कि एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो इनके नेम है, the first one is मैकेंथिया, second one is टार्पिना एंड द थर्ड वन इज इंद्रा। है तो मैकेंथिया जो है वो पाई जाती है साउथ वेस्ट इंडिया में, गोवा में। ओके, एंड टार्पिना है ये मेनली पाई जाती है अंडमान में, एंड इंद्रा जो है ये पाई जाती है उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड झारखंड। ओके, तो ये मेनली चीज़ आप याद रखिएगा कि ये लीगली प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट 1972। एंड ये जो है इसकी 3 स्पीशीज़ हैं, इन तीनों स्पीशीज़ के आपको नेम पता होने चाहिए एंड ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं लोकेशन वाइज भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ मैकेंथिया, सेकेंड वन इज़ टार्पिना एंड द थर्ड वन इज़ इंद्रा। ओके, तो यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये नीचे सबसे साउथ में त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा के अंदर ये जो त्रिपुरा का मैप है इसके अंदर ये जो है सिपाहीजला सेंचुरी आती है। ओके, तो ये जो है ये साउथ वेस्ट में देखी जाती है त्रिपुरा में, तो इसकी लोकेशन वाइज भी आप याद रखिएगा। ओके, एंड वन मोर पॉइंट, यहाँ पे और भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं तो इनके नेम्स भी आप देख सकते हैं। रोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे पाई जाती है त्रिपुरा में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू द की फैक्ट्स अबाउट सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये जो है ये सेंचुरी सिचुएटेड है त्रिपुरा स्टेट में 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैपिटल अगरतला। ओके, 25 किलोमीटर जो अगरतला की जो कैपिटल है, अगरतला जहाँ पे है उससे 25 किलोमीटर दूर ये सिचुएटेड है त्रिपुरा में, ये सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये फैली हुई है अप्रॉक्सीमेटली 18.53 स्क्वायर किलोमीटर में। ये जो सेंचुरी है इसको डिवाइड किया गया है इनटू 5 सेक्शंस।
तो ये टोटली 5 सेक्शन में डिवाइड की गई है बेसिकली टू सेग्रेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लिविंग हियर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए उनकी वजह से ये 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दी गई है सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये जो सेक्शंस हैं ये कौन कौन से हैं? दे आर द कार्निवोर सेक्शन, प्राइमेट सेक्शन, अनग्युलेट सेक्शन, रेप्टाइल सेक्शन एंड एवियरी सेक्शन। ओके, तो ये 5 सेक्शंस पे डिवाइड किया गया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। एंड वन मोर पॉइंट इट इज टू बी नोटेड है दैट ये जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपने सुना ही होगा, जो कि इस्टेब्लिश हुआ है 2007 में, जो कि इसी सेंचुरी का पार्ट है विच इज सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट में दे के पूछ लिया जा सकता है कि ये पार्ट है या नहीं है। तो येस, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एंड इट ऑल्सो हैज़ 2 नेचुरल लेक्स। तो ये सिपाही जला ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे 2 नेचुरल लेक्स भी पाई जाती हैं जिनका नेम है आबसारिका एंड अमृत सागर। ओके, तो ये दोनों भी आप लेक्स के नेम याद रखिएगा। ये 2 नेचुरल लेक विच इज फाउंड इन त्रिपुरा अंडर दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड यहाँ की जो वेजिटेशन होती है इस सेंचुरी की वो होती है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to be the last slide. Our question is, what is the name of digital platform used by CAC to improve transparency and accountability in public spending? Here CAC simply means Comptroller and Auditor General. तो ये जो है ये digital platform ये use किया जाएगा CAC के द्वारा किसको इम्प्रूव करने में? टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग्स। ओके, तो ये किसकी मदद से किया जाएगा? क्या है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नेम? सो करेक्ट आंसर इज ओपन डेटा किट विच इज एब्रिविएटेड एज ODK। यहाँ पे आप इसका सिंबल देख सकते हैं। तो रिसेंटली इसको देखा गया है, तो ये यूज़ किया जाएगा CAC के द्वारा। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ये एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इन पब्लिक स्पेंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उसके अंदर कितना फंड्स यूज़ किया जा रहा है, कितने पैसे लगाए जा रहे हैं पब्लिक के लिए, जो भी स्पेंड किया जा रहा है, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो उसके अंदर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप लोग जान सकते हैं कितना उसमें फंड्स यूज़ किया गया है, कितने पैसे लगाए गए हैं, कितने टैक्स लिया गया है उससे। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ओपन डेटा किट के अंदर बताया जाएगा। एंड ये जो ODK है ये एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर डिज़ाइनिंग, कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डेटा। ओके, तो ये सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारा डेटा रहेगा जो कि एकदम सिक्योर रहेगा। एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड विद CAC's ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इससे इंटीग्रेटेड रहेगा, अटैच्ड रहेगा एंड ये प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ओके, एंड टू एंड इंक्रिप्शन मीन्स इसके अंदर वो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी जो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, मतलब कि सिम्बल्स में, कोड वर्ड्स में सारी लैंग्वेज इसके अंदर इंक्रिप्टेड रहेंगी। ओके, इसीलिए इसको सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म बोला गया है। ओके, and the platform also helps identify problems areas and launch multilingual surveys. Okay, and इसके जो beneficiary सर्वे किए जाएंगे वो सपोर्ट करेगा ऑडिट, प्लानिंग एंड एविडेंस कलेक्शन। एंड ये जो ODK है, ये जो ओपन डेटा किट है, इसको ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है टू एक्सेस पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड ऑडिट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्स, मनगलागिरी एंड एम्स BB नगर, इन दोनों में ही इसको यूज़ किया गया है टू एक्सेस पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड इसके अंडर परफॉर्मेंस को देखा गया था। एम्स के अंडर जो भी पेशेंट आते हैं उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें इसके अंडर देखी जाती हैं। ओके, मेंटेन किया जाता है सब चीज़ों का डेटा। ओके, सो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shiva's Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care. Also in the next one.